इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे होते हैं ना, जो ताकत और कह सकते हैं क्रूरता दोनों की मिसाल बन जाते हैं। और जब हम मध्यकालीन भारत की बात करते हैं तो एक नाम जरूर सामने आता है, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का वो सुल्तान जिसकी विरासत आज भी इतिहासकारों के लिए एक बहुत बड़ी पहेली है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये कैसे हुआ कि एक ही शासक ने भारत को मंगोलों के तूफान से बचाया और फिर वही शासक यहाँ का सबसे खूंखार, सबसे डरावना तानाशाह बन गया। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं उसके सफर से। अलाउद्दीन खिलजी आखिर सत्ता के शिखर तक पहुंचा कैसे? ये कहानी सच कहूं तो हद से ज्यादा महत्वाकांक्षा और धोखे की स्याही से लिखी गई है। लेकिन पहले थोड़ा उस दौर को समझ लेते हैं। वो दौर था कैसा? तो देखिए, खिलजी वंश जो था वो दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला दूसरा राजवंश था। यानी पहले आया गुलाम वंश, फिर खिलजी और उनके बाद तुगलक। इनका समय था 1290 से लेकर 1320 तक। तो सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन का नाम अलाउद्दीन नहीं था, उसका असली नाम था अली गुरशस्प। और रिश्ते में वो खिलजी वंश के संस्थापक सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा भी था और दामाद भी। और एक चीज उसमें कूट कूट कर भरी थी, एम्बिशन, मतलब बेहद महत्वाकांक्षी। और यहीं पर दुनिया ने उसकी बेरहमी की पहली झलक देखी। साल था 1296। सत्ता का नशा ऐसा चढ़ा कि उसने अपने ही चाचा, अपने ही ससुर सुल्तान जलालुद्दीन को गले लगाने के बहाने धोखे से मार डाला और उनकी जगह खुद दिल्ली के तख्त पर जा बैठा। अब सुल्तान तो बन गया, लेकिन तख्त पर बैठते ही अलाउद्दीन को एहसास हुआ कि ये फूलों की सेज नहीं है। उसका साम्राज्य चारों तरफ से खतरों से घिरा हुआ था। उसको एक ही वक्त पर कई मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा था। और ये खतरे दो तरफ से आ रहे थे। एक तरफ थे अंदर के दुश्मन, उसके अपने रिश्तेदार जैसे भतीजे अकत खां जो विद्रोह की आग भड़का रहे थे। और दूसरी तरफ बाहर से एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था, मंगोलों की विशाल सेना जो हिंदुस्तान के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। तो अलाउद्दीन ने सोचा पहले बाहर के दुश्मन से निपटना जरूरी है। उसने फैसला किया कि सबसे पहले मंगोलों को सबक सिखाना होगा। और ये उसकी सबसे बड़ी और शायद सबसे कठिन परीक्षा होने वाली थी। और मंगोलों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, एक के बाद एक लगातार हमले किए। 1299 में तो उन्होंने सीधे दिल्ली पर ही धावा बोल दिया। फिर 1303 में वो अचानक फिर धमके, जब अलाउद्दीन की सेना दूर चित्तौड़ में थी। मतलब हर बार खतरा बढ़ता जा रहा था। दिल्ली की किस्मत सच में दांव पर लगी हुई थी। लेकिन फिर आया साल 1305 और इस एक लड़ाई ने पूरा इतिहास ही बदल के रख दिया। अलाउद्दीन की सेना ने मंगोलों पर ऐसा कहर बरपाया कि 20,000 से ज्यादा मंगोल सैनिक मारे गए। ये उनके लिए एक ऐसी हार थी जिससे वो शायद कभी उभर नहीं पाए। और इससे एक जबरदस्त जीत का असर ये हुआ कि मंगोलों का हौसला हमेशा के लिए टूट गया। उन्होंने फिर कभी हिंदुस्तान पर इतने बड़े पैमाने पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। तो एक तरह से अलाउद्दीन ने उस वक्त भारत को एक बहुत बड़े विनाश से बचा लिया था। चलिए, तो बाहर के दुश्मन तो शांत हो गए। अब अलाउद्दीन ने अपना ध्यान लगाया अंदर की तरफ। उसे ये बात समझ आ गई थी कि एक मजबूत साम्राज्य के लिए सिर्फ बॉर्डर सुरक्षित करना काफी नहीं है, अंदर से भी मजबूत होना पड़ेगा। क्योंकि सोचिए, इतनी बड़ी सेना, उसका खर्च कहां से आएगा? और आगे कोई विद्रोह न हो, इसकी क्या गारंटी है? इन्हीं दो सवालों का जवाब देने के लिए अलाउद्दीन ने पूरे राज्य के सिस्टम को ही बदल कर रख दिया। ऐसे कठोर सुधार लाए जिनके असर बहुत दूर तक गए। देखिए, उसने क्या किया। सबसे पहले एक विशाल स्थायी सेना बनाई जिसे पहली बार नकद में वेतन दिया जा रहा था। फिर भ्रष्टाचार रोकने के लिए दो जबरदस्त चीजें की, घोड़ों को दागने की दाग प्रथा और सैनिकों का पूरा रिकॉर्ड रखने का हुलिया सिस्टम। इसके अलावा जो अमीर थे उनकी ताकत कम करने के लिए उन पर भारी टैक्स लगाए और सारी पावर बिल्कुल अपने हाथों में ले ली। लेकिन इन सब में शायद उसका सबसे क्रांतिकारी कदम था बाजार पर पूरा नियंत्रण। उसने अनाज से लेकर कपड़े तक हर जरूरी चीज की कीमत तय कर दी। और अगर कोई जमाखोरी या धोखाधड़ी करते पकड़ा जाता तो उसको ऐसी सजा मिलती थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। बहुत बहुत कठोर। उसकी कर नीतियों में एक और चीज शामिल थी जिसका जिक्र करना जरूरी है, जजिया कर। ये मूल रूप से एक सालाना कर था जो उस दौर में इस्लामी शासन के तहत रहने वाले गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था और ये सल्तनत की आमदनी का एक महत्वपूर्ण स्रोत था।
तो सैन्य और प्रशासनिक सुधार तो ठीक हैं, लेकिन अलाउद्दीन की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उसने कला और वास्तुकला में भी एक गहरी छाप छोड़ी। उसकी विरासत सिर्फ कानून की किताबों में नहीं, बल्कि पत्थरों और कहानियों दोनों में जिंदा है। जैसे कि उसने दिल्ली को मंगोलों से बचाने के लिए बनवाया सिरी किला, जो उस वक्त अभेद्य माना जाता था। फिर शहर को पानी की कमी ना हो, इसके लिए बनवाया 70 एकड़ में फैला विशाल हौज़-ए-अलाए। और हाँ, कुतुब मीनार परिसर में जो अलाए दरवाज़ा है, वो भी उसी की देन है। क्या शानदार दरवाज़ा है! आज भी इंडो इस्लामिक वास्तुकला का बेहतरीन नमूना माना जाता है। और सिर्फ इमारतें नहीं, उसके दरबार में बड़ी बड़ी शख्सियतें भी थीं, जैसे कि मशहूर कवि और संगीतकार अमीर खुसरो। उन्हें तूती-ए-हिंद भी कहा जाता है, मतलब भारत का तोता। उन्होंने ही अलाउद्दीन की जीतों के बारे में बहुत विस्तार से लिखा है। लेकिन इतना बड़ा, लोहे जैसा मजबूत साम्राज्य असल में सिर्फ एक इंसान की इच्छा शक्ति पर टिका था। जैसे ही 1316 में अलाउद्दीन की मौत हुई, खिलजी वंश तेजी से कमजोर पड़ गया। इतना कमजोर कि सिर्फ 4 साल बाद 1320 तक इसका अंत हो गया। तो हम वापस घूमकर उसी शुरुआती सवाल पर आ जाते हैं। आखिर कौन था अलाउद्दीन खिलजी? एक दूरदर्शी रक्षक जिसने भारत को बचाया, या एक बेरहम तानाशाह जिसने अपने ही लोगों पर जुल्म किए? शायद सच्चाई ये है कि वो दोनों था। उसकी विरासत हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास में जो बड़े बड़े साम्राज्य बनते हैं,